स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर 7 इंटीग्रेशन। वैसे आप लोग स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन फिर भी इंटीग्रेशन क्या होता है। अभी तक आप लोगों ने डेरिवेटिव देखा है। डेरिवेटिव का मतलब ये हुआ किसी भी फंक्शन का जब आप डिफ्रेंशिएट करते हैं जो आपको फाइंड आउट होता है वो डेरिवेटिव होता है। तो जैसे आप डी वाई डी एक्स एफ एक्स को अगर आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो आपको मिलता था क्या, एफ डैश एक्स। अब हम डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्यों आया, क्योंकि हमें जब भी किसी भी फंक्शन का हम डेरिवेटिव कर देते थे तो जो हमको डेरिवेटिव मिलता था उसको उसके एक्चुअल फॉर्म में, मतलब जिस फॉर्म में वो डेरिवेटिव होने के पहले था उस फॉर्म में ले जाने के लिए भी किसी प्रोसेस की ज़रूरत थी। तो इसके लिए इंटीग्रल का यूज़ किया गया। तो इंटीग्रल कितने टाइप्स के होते हैं? इंटीग्रल आपके 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है इनडेफिनिट इंटीग्रल, सेकंड होता है डेफिनिट इंटीग्रल। इनडेफिनिट इंटीग्रल के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और डेफिनिट इंटीग्रल होता है, डेफिनिट इंटीग्रल में जैसे सपोज करिए आपको दे दिया जाए, अभी तक क्या होता था, ज्योमेट्रिक 2D एंड 3D जो भी जैसे भी पिक्चर मिलते थे, अगर उसका आपको एरिया फाइंड करना होता था तो आप उसको कैसे फाइंड करते थे? ऑब्वियसली कोऑर्डिनेट की हेल्प से फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर सपोज करिए कोई ट्रायंगल का हमें एरिया फाइंड करना है और वो कोऑर्डिनेट्रिक ज्योमेट्रिक है, मतलब वो एक्सिस पर है, तो उसके कोऑर्डिनेट की हेल्प से आप क्या करते थे, एरिया उसका फाइंड कर लेते थे। लेकिन अगर आपको कह दिया जाए किसी भी पिक्चर का जो ट्रायंगल, रेक्टेंगल, क्वाड्रिलेटरल, मतलब इस फॉर्म में ना हो, किसी भी फॉर्म में हो, सपोज करिए एक मैंने फॉर्म बना दिया है, पैराबोला है, उसका जो शेडेड पार्ट है उसकी एरिया अगर आपको फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करते हैं? तो ऐसे एरियाज आप डेफिनिट इंटीग्रल के थ्रू फाइंड कर सकते हैं। तो इसका यूज़ हम लोग यहाँ करते हैं। या फिर यूँ कह सकते हैं डेफिनिट इंटीग्रल जिसमें आपको लिमिट दी गई हो। लिमिट का मतलब हुआ जो एक्स है उसकी वैल्यू फिक्स कर दी गई हो, इतने से इतने के बीच में हो, तो वहाँ पे हम लोग कहते हैं कि वो डेफिनिट इंटीग्रल है। लेकिन अभी हमको फर्स्टली जो स्टडी करना है वो इनडेफिनिट इंटीग्रल स्टडी करना है। तो इंटीग्रल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? इंटीग्रल का जो सिंबल होता है वो ऐसे ही सपोज करिए, जो सिंबल मैंने बना दिया है इंटीग्रल ऑफ, आपकी बुक में भी है, इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स। तो इसमें भी देखिए, इसमें आपके 3 टर्म्स दिए गए हैं। जब आप इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स का जो सॉल्व करके आंसर फाइंड करते हो उसको हम कहते हैं इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। और जो ये इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स डी एक्स को जब आप सॉल्व करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेशन। और जो ये जिस एफ एक्स का आप इंटीग्रेशन करते हो उसको हम लोग कहते हैं इंटीग्रेंड। मैंने एरो लगा करके शो कर दिया है, आपको समझ में आ जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, ये जो इंटीग्रेशन होता है ये एक्चुअली में एंटी डेरिवेटिव होता है। मतलब जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं ये रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिए तो उसका रिवर्स प्रोसेस हमें एफ एक्स चाहिए होगा, तो हम कैसे एफ एक्स फाइंड करेंगे? तो वो हम इंटीग्रेशन के थ्रू ही फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करते हैं ये चीज़ को देखेंगे। एंटी डेरिवेटिव में हमने क्या किया, डी डी वाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स है। सपोज करिए, स्मॉल इसलिए नहीं लिखा, थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया। तो सपोज करिए जब आपने डिफ्रेंशिएट किया तो आपको कैपिटल एफ एक्स मिला। अगर इस कैपिटल एफ एक्स को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको क्या मिलना चाहिए, स्मॉल एफ एक्स। अब ये स्मॉल एफ एक्स कैसे मिलेगा इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, और इसको हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन 1, आगे इसका यूज़ भी होगा। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डी डी बाई डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल टू क्या, कैपिटल एफ एक्स। अब यहाँ से जो डी एक्स है उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा डी एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स
dx। टेक इंटीग्रेशन सिंबल, मतलब दोनों साइड इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे। तो जब आपने इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया तो इंटीग्रेशन डी एफ एक्स स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। तो ये जो इंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एक्स है, तो ये डी और इंटीग्रेशन दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये दोनों आप हट जाएंगे। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, या यूँ कहिए कि ये सिंबल हट जाता है। जैसे आप ये कहते हो कि स्क्वायर रूट लगाते हैं, इस रूट है अगर, तो उस पर अगर स्क्वायर लगा देते हो तो सिंबल हट जाता है। तो सेम एज इट इज़ आप यहाँ पे ऐसे ही समझ लीजिए, जब डी इस तरीके की कंडीशन हो तो वहाँ पे वो रियल फंक्शन आ जाता है, दोनों सिंबल डिफ्रेंशिएट और इंटीग्रेशन के दोनों हट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स। अब एक और कंडीशन यहाँ पे है, इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट क्या होता है, सपोज करिए डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी। जैसे आपको सपोज करिए डिफ्रेंसिएशन चैप्टर आपने स्टडी कर लिया है, वहाँ पे क्या होता था कि सपोज करिए 3x + 2 है, तो इसका हमें डिफ्रेंसिएशन अगर करना होता था तो 3x का 3 होता था और 2 का 0 हो जाता था। मतलब ये जो कांस्टेंट 0 होता था, इसको हम लोग कैसे फाइंड करते थे ये देखेंगे। तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस सी था, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट किए तब भी आपको क्या मिला, कैपिटल एफ एक्स मिला। इसका जब आप इंटीग्रेशन करते हैं तो आप लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स जब आप इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एफ एक्स डी एक्स करते हैं तो आपको मिलता है स्मॉल एफ एक्स प्लस सी। ये प्लस सी क्या है, ये वैसे रियल नंबर्स हैं, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म है। इसके होने से आपके फंक्शन में कोई डिफरेंस नहीं होता है, कोई चेंजेस नहीं होते हैं। वो जिस ज्योमेट्रिक फंक्शन का है उसी ज्योमेट्रिक फंक्शन का होगा। सी कुल मिला के सी का कोई इफेक्ट उस फंक्शन पर नहीं पड़ेगा। और यहाँ से देखिए, अगर आप ये कहेंगे कि ये वाला जो हमने इक्वेशन नंबर 1 जो सेलेक्ट किया है, ये और इस वाले फंक्शन में कौन सही है कौन गलत है, सही आपस में दोनों हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैसे एक्चुअली में इसको हमको किसी भी फंक्शन का जब आप इंटीग्रेशन कर रहे होते हैं तो हमें ये नहीं पता होता है कि इस फंक्शन में कांस्टेंट, जब ये डेरिवेटिव होकर आया है तो वहाँ पे कांस्टेंट टर्म था या नहीं था, ये चीज़ मुझे नहीं पता होता है। क्योंकि जब आप डेरिवेटिव करते हो किसी भी फंक्शन का तो वहाँ पे जो कांस्टेंट होता है वो 0 हो जाता है। तो जब वो 0 हो जाता है, जब हम इस डेरिवेटिव फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, क्योंकि हम उसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं जो डेरिवेटिव होता है, क्योंकि ये डेरिवेटिव का ही रिवर्स प्रोसेस होता है। तो जो डेरिवेटिव का हम इंटीग्रेशन जब करते हैं तो ये चीज़ मुझे नहीं पता होता है कि यहाँ पे वो फंक्शन कांस्टेंट टर्म था कि नहीं था, क्योंकि दोनों टर्म में आपका इंटीग्रेशन बराबर होता है। जो डेरिवेटिव आता है वो दोनों कंडीशन में आपका इक्वल हो जाता है, इसलिए आपके लिए कन्फ्यूजन होता है। तो हम लोग इस यहाँ पर ये करते हैं कि हम ये मान के चलते हैं कि वहाँ पे कांस्टेंट था। तो जब ये मान के हम चलते हैं कांस्टेंट था, तो उसके लिए हमने क्या किया, सी का यूज़ किया यहाँ पे। तो हमेशा हम लोग इनडिफिनिट फंक्शन में, इनडिफिनिट इंटीग्रल में सी को लगाते हैं, सी को ऐड करते हैं, और जो भी ज्योमेट्रिक फंक्शन एफ एक्स होता है उसमें सी के ऐड होने से कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं। जिस भी ज्योमेट्रिक फंक्शन का है, जिस भी फैमिली का है, वो उसी फैमिली से बिलोंग करेगा, सी का उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बस ये है, जैसे एफ एक्स पैराबोला है तो आप वहाँ पे सी ऐड करते हो तो जो पैराबोला है उसका कुछ क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा, कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा, हो सकता है एक्सिस पर, लेकिन फैमिली नहीं चेंज होगी, वो पैराबोला ही होगा। तो इसलिए सी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। आगे हम लोग इसको ये भी सीखेंगे सी की वैल्यू निकालते कैसे हैं, लेकिन आज की क्लास में नहीं,
नेक्स्ट बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे सब्स्टिट्यूशन। आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन। आपने वैसे सिंपल इंटीग्रेशन जो है एक्सरसाइज 7A एंड 7B दोनों सॉल्व कर लिया है। तो कांस्टेंट टर्म अगर किसी के साथ ऐड होता है तो उसका डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, ये भी आपने कर लिया है। इस सब्स्टिट्यूशन फंक्शन जो है, इस सब्स्टिट्यूशन फंक्शन में कुछ है नहीं। सिंपली आप ये समझेंगे कि सपोज करिए f(x) एक ऐसा फंक्शन है जिसके साथ कई कंटेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो हमको उसको कुछ अदर फंक्शन में मानना पड़ेगा, ठीक है। उसके कुछ फंक्शन को हम अदर कुछ भी x, y, z या t मानते हैं हम लोग, वैसे इसमें t मानेंगे तो उससे जो भी चेंजेस होते हैं उस फंक्शन में हमको इंटीग्रेशन करने में आसानी हो जाती है। सपोज करिए f(x) dx है, यहाँ पे जो x है मान लेते हैं x सब्स्टिट्यूट करते हैं कि x के प्लेस पे gt है, तो हम कहते हैं लेट x इज इक्वल टू gt। देन dx इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो ये हो जाएगा dx dt इज इक्वल टू g डैश t। अब यहाँ पे t को ट्रांसफ़र कर देंगे तो dx इज इक्वल टू जी डैश टी dt हो जाएगा। अब इस फंक्शन को जब आप यहाँ रखते हो f(x) dx में, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, फर्स्ट लाइन देखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ f(x) के प्लेस पे gt रख देंगे और dx की जो वैल्यू आपने फाइंड की है जी डैश टी dt, उस भी फंक्शन को आप पुट कर देंगे, वहाँ रख देंगे, क्योंकि आपको पता है कि फंक्शन जिस फैमिली का होगा उसी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, सॉरी इंटीग्रेट होगा। जैसे x के फंक्शन का है, x² है तो x के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन किया जा सकता है। y फंक्शन का है तो y के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन किया जा सकता है। t फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में नहीं, dx से वो इंटीग्रेट नहीं होगा, उसके लिए हमें dx को भी dt में चेंज करना होगा। तो वही यहाँ पे dx को dt में चेंज किया गया है, इसलिए dx इज इक्वल टू जी डैश टी dt हो गया। अब इसका यूज़ कहाँ है, जैसे सपोज करिए जो हमने नॉर्मली फॉर्मूले अभी तक आपने देखे हैं, जो भी साइन x का, कॉस x का, सेक स्क्वायर x का एंड अदर जो भी आपने देखा है, सिंपली आपने फाइंड किया है, वहाँ पे आपने tan x का नहीं देखा होगा, tan x का इंटीग्रेशन आपने नहीं फाइंड आउट किया, cot x का इंटीग्रेशन आपने नहीं फाइंड किया, cosec x का इंटीग्रेशन आपने नहीं फाइंड किया, sec x का भी इंटीग्रेशन आपने नहीं फाइंड आउट किया। तो हम लोग इसको एज अ क्वेश्चन और एज अ फॉर्मूला यहाँ पे फाइंड करेंगे, और ये एज अ क्वेश्चन भी आ जाता है और एज अ फॉर्मूला भी इसको लर्न करेंगे कि बीच बीच में कहीं भी आपको अगर डायरेक्टली यूज़ करना हो तो हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ tan x को कैसे इंटीग्रेट करेंगे, बार बार डिफ्रेंशिएशन आता है क्योंकि वो इसके पहले का टॉपिक हम लोग रीड कर चुके हैं और थोड़ा बहुत यूज़ भी है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इस tan x का डायरेक्टली इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको चेंज कैसे करेंगे, साइन और कॉस में चेंज करेंगे, साइन x अपॉन कॉस x dx। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यहाँ पे u बाई बी वाला मेथड तो है नहीं डिफ्रेंशिएशन वाला कि आपने u बाई बी के मेथड से कर दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम ऐसे टर्म को एज्यूम करते हैं, लेट करते हैं, जिसकी सहायता से हमारा, जिसकी हेल्प से जो हमारा इंटीग्रेशन है वो इजी हो सके। तो अगर आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप, हमको यहाँ मानना क्या है, यहाँ हम cos x को मानेंगे t, क्यों मानेंगे, क्योंकि आपको पता है cos x का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sin x होता है। तो हम यहाँ पे, और जो ये फंक्शन बनेगा वो क्या बन जाएगा, जो फंक्शन बनेगा वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा 1/t, ठीक है, विथ साइन माइनस साइन, ये वो बनेगा। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, आप साइन x को भी तो मान सकते हो, अगर आप साइन x को मानोगे तो cos x आ जाएगा, लेकिन क्या cos x के मिलने से आपका कोई प्रॉफिट हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको पता है बेटा कि अगर साइन x को आप एज्यूम करोगे तो आपको cos x dx मिलेगा, और हमें क्या चाहिए, 1/cos x चाहिए। क्या हमें 1/cos x मिल रहा है,
नहीं मिल रहा है, तो इसके cos x होने से हमें कोई प्रॉफिट नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, साइन एक्स कॉस एक्स को टी मानेंगे। अब यहाँ कॉस एक्स को जब आप टी मानते हो तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स से डी एक्स हो जाएगा, इधर आ जाएगा डी टी, टी टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा तो वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ऊपर वाले की तरह हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पुट करेंगे, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी था, मैंने माइनस डी टी लिख दिया है, और कॉस एक्स इज इक्वल टू टी था तो 1/t कर दिया क्योंकि अपॉन में टी था। अब 1 माइनस को बाहर कर लेंगे, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है, तो माइनस log t प्लस सी हो जाएगा। अब यहाँ पे log t जो है उसको लिख क्या सकते हो, log t की वैल्यू आप यहाँ चाहो तो डायरेक्टली पुट कर सकते हो, तो log t की जब वैल्यू t की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा माइनस log cos x प्लस सी। एक वैल्यू एक इसकी ये आ गई, दूसरी वैल्यू जो इसकी आएगी वो ये आएगी कि जब आप माइनस को उधर ट्रांसफ़र करेंगे, मतलब आपको पता है ना n log m इज इक्वल टू होता है log m की पावर n। जब आप ये करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा log cos x का इन्वर्स प्लस सी। तो ये log cos x का जो इन्वर्स है, cos x का इन्वर्स क्या होता है, sec x होता है, तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं sec x प्लस सी, log sec x प्लस सी। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा tan x का वो आएगा log sec x प्लस सी या माइनस log cos x प्लस सी। दोनों का यूज अपने अकॉर्डिंग होता है, कहीं cos x का यूज हो जाता है, कहीं sec x का यूज हो जाता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही सोचना पड़ता है। हाँ, अब आप ये cot x, cosec x, sec x आप अपने आप से सॉल्व करेंगे। और दूसरी चीज़ ये कि जो आपके बुक में ऐसे ही 2-3 फंक्शंस दिए गए हैं, इंटीग्रल ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर n dx, तो जैसे आपने इसके पहले किया सेम एज इट इज़, मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। अगर आप देखेंगे एग्जाम्पल को तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें 5 फार्मूलेज दिए गए हैं, एज अ फार्मूला ये यूज़ होता है, इसको आप देख लेंगे और सभी टर्म्स को समझ लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर आप हमको कहेंगे तो हम इसकी स्पेशल वीडियो बना देंगे। और एक फार्मूला और है जो इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल है, दिया है इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² प्लस x² dx, तो वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही इसका इंटीग्रेशन किया गया है। तो आपको मिला क्या है, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस सी। तो ऐसे फॉर्म जहाँ मिलेंगे वहाँ आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करेंगे। ऐसे ही 2 फार्मूले साइन इनवर्स x/a प्लस सी के टर्म में भी दिया गया है, 1/√a² माइनस x², सेम एज इट इज़ एक फार्मूला, और सेक का भी है। तो ये फार्मूले आप लर्न करिएगा, लर्न तो होगा नहीं जब तक आप यूज़ नहीं करेंगे क्वेश्चंस में। और एक चीज़ और, पेशेंस बना के रखिएगा, इंटीग्रल में बहुत सारे फार्मूले और बहुत बड़े बड़े फार्मूले मिलेंगे आपको। तो नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं सिंपल एक्सरसाइज 7C। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए अब हम एक क्वेश्चन बता के फिनिश करेंगे। 7C एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ax प्लस बी का होल क्यूब dx। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ax प्लस सी को एज्यूम कर लेंगे t, ये हो जाएगा लेट ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। यहाँ पे b को t मानेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, ax को t मानेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, इसलिए पूरे टर्म, क्योंकि पावर क्यूब लगा हुआ है ना, तो पूरे टर्म को मानेंगे। तो ax प्लस बी इज इक्वल टू टी मान लेंगे। तो यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं तो a कांस्टेंट है, x का dx हो जाएगा, इज इक्वल टू बी का 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू dt। आप यहाँ से लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू 1/dt/a। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि आप जब फंक्शन को t के टर्म में चेंज करते हैं तो आपको dx को भी dt के टर्म में चेंज करना होता है, तभी आपका इंटीग्रेशन पॉसिबल है। तो आप क्या किए,
वैल्यू को पुट कर देंगे तो ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी था, तो आपने टी को पुट किया, टी क्यूब डी टी अपॉन ए हो गया। 1/a कांस्टेंट है, बाहर कर लेंगे तो 1/a इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब डी टी। टी क्यूब का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वही इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले से एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन हो जाएगा, तो 1/a इंटू टी की पावर 4 प्लस सी कॉन्स्टेंट सब में रहेगा क्योंकि ये इंडिफिनिट इंटीग्रल है। 1/4a इंटू ए एक्स प्लस बी की होल पावर 4 प्लस सी, ये आपका आंसर होगा। और मुझे पता है कुछ क्वेश्चन इसमें फंसेंगे, लेकिन अभी वीडियो हम यहीं पे एंड करेंगे। जो भी क्वेरीज होंगी ट्राई करिएगा, हो सकता है लगा भी सकते हैं आप लोग एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा बहुत हेल्प लेकर। फिर भी जो भी क्वेरीज होंगी वो आप सेंड करिएगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। ओके, थैंक यू।